गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और इसके अलावा आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस अभी यहाँ पे चल रही हैं तो आपकी क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो भी मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल में मैंने बताया है कि आपकी सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट की क्लास किस दिन चलती है और आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है। तो सारा कुछ मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है टाइम टेबल वाली वीडियो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका हिंदी गद्य का जो आपका 4th लेसन है जो कि है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी जीवनी आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले जो आपका लेसन 3rd है जो कि आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में जो है वो 30% की कमी कर दी गई है। तो जो आपका 3rd लेसन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का तो वो लेसन जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपका जो हिंदी का नया सिलेबस है वो उसको मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है अपना हिंदी का जो न्यू सिलेबस है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो सारा मैंने आपको यहाँ वहाँ पर बता दिया है। तो इसीलिए मैं आपको जो आपका हिंदी गद्य का 4th लेसन ये आपके सिलेबस में है और जो आपका 3rd लेसन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसीलिए हम आज की इस वीडियो में जो आपका 4th लेसन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तो यहाँ पर हम आज इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है जीवन परिचय पूछा जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका ये जीवन परिचय आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने आपको जो है आपका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी उनकी जीवनी मैंने आप सबको बताई हुई कि आपको जीवनी उनकी कैसे लिखनी है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी के बारे में और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो वहाँ पर आप अच्छे से इसको लिख पाएँ। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यहाँ पे फ़ोटो भी लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। तो सबसे पहले आप जिस भी राइटर की अगर आप जीवनी लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही लिखना होता है उनका जन्म स्थान और उनका जन्म किस सन में हुआ था ये आपको वहाँ पर लिखना होता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर यही लिखा गया है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884। तो आपका जो ये सन लिखा है और जो आपका यहाँ पे जगह लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। तो आपकी जो ये फर्स्ट लाइन है आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप किसी भी राइटर की जीवनी लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उनका जन्म स्थान लिखना होता है और किस सन में उनका जन्म हुआ था ये लिखना होता है। तो ये लाइन आपको लिखनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है आपकी किसी भी लेखक के बारे में। तो आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका जो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। कलकत्ता जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका जो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था। फिर इसके बाद आपके जो भी राइटर आ जाते हैं उनके जो प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके से हुई, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होती हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद आपको
यहाँ पे बताया गया कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किस तरीके से हुई और ये किस तरह से एक मेधावी छात्र थे। सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन जो है वो अध्यापन का कार्य किया। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि सन 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने 1911 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। लेकिन क्या हुआ बाद में इन्होंने क्या कहते हैं, गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आंदोलनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और इन्होंने 1920 ईस्वी में जो है वो वकालत छोड़ दी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं इनके बारे में। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी हो जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, कैसे ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसके बाद आपका यहाँ पे क्या बताया गया, अब इसके बाद इनके बारे में थोड़ी चीज़ें और बताई गई हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए कि इनका जन्म का सन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जन्म स्थान आपका यहाँ पे लिखा और मृत्यु। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद कर लेनी है शॉर्ट तरीके से। फिर इसके बाद आप चलिए क्या लिखा है, अगली लाइन देख लेते हैं। अगली लाइन में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी चुने गए थे। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको इनके जीवन परिचय में ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए और 1962 ईस्वी तक ये भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी रहे। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1962 ईस्वी में इन्हें भारत का सर्वोच्च उपाधि जो कि है आपका क्या, भारत रत्न से इनको अलंकृत किया गया। तो ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1962 ईस्वी में इन्हें भारत के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो ये लाइन भी आपको लिखनी ही लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। तो ये भी लाइन जितनी आपकी लिखी है सारी लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में हुई, क्योंकि ये सबसे पहले जो है वो कांग्रेस के जो है 3 बार सभापति चुने गए। फिर इसके बाद ये 1962 ईस्वी में जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे। फिर इसके बाद इन्होंने 1962 ईस्वी में इन्हें भारत का जो सर्वोच्च उपाधि है भारत रत्न वो इनको दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है इनकी मृत्यु जो है वो 28 फरवरी सन 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इनके बारे में। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इन्होंने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कार्य किए सामाजिक तौर पर और इन्होंने क्या क्या रचनाएं की, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर आपको लिखनी होंगी। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना भी की है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। इनकी रचनाओं में उद्धरणों एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अनेक विषयों पर लेखनी चलाई गई है। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है। तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया कि किस तरह से कुशल लेखक थे, किस तरह से ये सामाजिक और शैक्षिक इन विषयों पर जो है वो लेख लिखा करते थे। और इनकी जो एक पत्रिका थी, क्या नाम था उनका पत्रिका का, देश, ये पत्रिका भी इन्होंने इसका जो है सफलतापूर्वक संपादन भी इन्होंने किया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इनकी कुछ कृतियाँ दी गई हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ
हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई और इनकी कृतियों का विवरण जो है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में। तो ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो है कृतियाँ हो गई, महत्वपूर्ण कृतियाँ हो गई जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र, इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो आपको जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, इतने पॉइंट आपको इनकी जीवनी में लिखना ही लिखना है और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पर बताया है जिनकी जीवनी के बारे में। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको इसीलिए बता दिया कि आपको किसी भी राइटर की अगर आप जीवनी लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनका जन्म स्थान लिखना होगा, उनका जन्म किस सन में हुआ था वो लिखना होगा, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके से हुई, फिर आगे की शिक्षा किस तरीके से हुई, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। फिर इसके बाद जो भी लेखक है उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि हासिल की उसके बारे में आपको बताना है और इसके अलावा जो उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो अगर इतनी चीज़ें आप लिख देते हैं किसी भी राइटर के जीवन परिचय में तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके बाद आपका जो यहाँ पर इनका जीवन, इनके जीवन के बारे में मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका जो लेसन है आपका भारतीय संस्कृति, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी गद्यांश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका हिंदी गद्य का जो आपका लेसन है बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है क्योंकि आपका ये 4th लेसन है। इसके बाद आपका एक लेसन और बचेगा तो जो आपका हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी गद्य का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। तो आपको अब सिलेबस को लेकर टेंशन नहीं लेनी है कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, आपका सिलेबस जो है बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका 4th लेसन है। कल की वीडियो में मैं आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं वो करा दूंगी तो ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका एक लेसन और बचेगा हिंदी गद्य में तो वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।